बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म ने हेल्थ वर्कर्स को पहले मरहले में वैक्सीन लगवाई और उसकी फुटेज भी आप देख रहे होंगे कि पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को जो है वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। 5 लाख डोजेज जो है वैक्सीनेशन की वो हमें चाइना ने गिफ्ट की हैं और इस पर वज़ीर आज़म ने चाइना का शुक्रिया भी अदा किया। बरतानिया से 1 करोड़ 70 लाख डोजेज आनी है जो कि पूरी आवाम में जो मरहला वार लगाई जाएगी। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स को प्रायोरिटी पे इसलिए रखा गया है क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं और उनको खदशा ज़्यादा है कोरोना वायरस लगने का। इस वजह से उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी पहले मरहले में और पहले उनको जो है वैक्सीनेटेड किया जाएगा। इसके बाद जो 50 और 60 साल से अबव लोग हैं उनको दूसरे मरहले में वैक्सीनेट किया जाएगा और तीसरे मरहले में आम आवाम की बारी आएगी। चारों सूबों में मुनसिफाना तकसीम होगी इस वैक्सीन की और इस हवाले से वजीर आजम ने डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि मावन है बराए सेहत उनको हदायत जारी कर दी हैं। कल ये तमाम वैक्सीन पूरे सूबों में पहुंच जाएगी और इस वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे सवालात हैं जो लोग हमसे पूछ रहे हैं और हमने आज कोशिश की है प्रोग्राम में उन सवालात का जवाबात लिए जाएं। और वो सवाल ये हैं कि ये वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी, आम आदमी किस तरह से ये वैक्सीन लगा सकेगा, फिर दूसरा जो चाइना से वैक्सीन आई है इसकी एफिकेसी क्या होगी, ये कितनी इफेक्टिव होगी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सूबाई वजीर बराए सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, आज बाकायदा तौर पे वैक्सीनेशन का आगाज हो गया लेकिन इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं लोगों के जहन में। सबसे पहला सवाल यह है कि इस वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, आम लोग किस तरह से अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि वैक्सीनेशन कल से शुरू होने लगी है और सबसे पहले जो हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स को दे रहे हैं। सारे के अंदर जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो कोविड के साथ काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने उनकी हिफाजत करनी है। तो जो पहली खेप आई है वैक्सीनेशन की वो हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी। वो इक्वली डिविजिबल पूल है जो फेडरल गवर्नमेंट जो है सारे सूबों को दे रहा है। और हमने अपनी लिस्टें तैयार करके जो हमारे हेल्थ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी लिस्टें हमने तैयार करके और वो सबमिट कर दी हैं। तो पहली गो के अंदर ये 5 लाख डोजेज हैं जो आई हैं और ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनके दरमियान में डिवाइड हो रहा है। डॉक्टर साहब, इसके बाद जी ये इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल हैं, सरकारी अस्पतालों के और प्राइवेट? ये है कि जी बिल्कुल सही आपने, जो सरकारी अस्पतालों में जो हमारे लोग काम करते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो सब शामिल हैं। वजह ये है कि प्राइवेट वालों से भी लिस्टें ली हैं जिन अस्पतालों ने कोविड के बारे में काम किया है और कोविड के साथ काम किया है, उनके जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको इंशाल्लाह हुकूमत ही वैक्सीन दे रही है। ठीक, अच्छा, इसका जो दूसरा मरहला है उसमें 60 साल से अबव जो लोग हैं उनको लगाई जाएगी? जी, अबव एज 65 उसकी भी स्टेटिस्टिक्स सारे तैयार हो रहे हैं क्योंकि 2 सोर्सेज हैं जो जिससे अब मजीद वैक्सीन आनी है। एक तो कोवैक्स है विच इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, आपके ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और गावी के साथ मिलके एक पूरा ये कोविड की वैक्सीन के लिए ये बना है सारा सिस्टम, जिसमें इन्होंने सारे मुल्कों के दरमियान 20% पॉपुलेशन को सपोर्ट करेंगे, ये खास तौर पे जैसे हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको। और ये कोई तकरीबन 4 करोड़ डोजेस बनेंगी इवेंचुअली और उसके लिए एस्ट्राजेनेका से इन्होंने ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है। इसी महीने के एंड तक या अगले महीने के शुरू के अंदर कोई तकरीबन 7 मिलियन डोजेस पहले आ रही हैं और इवेंचुअली यानी 17 मिलियन डोजेस टोटल जो हैं वो जो आपने कुछ अंदाजा लगाया कि कितने % पॉपुलेशन को ये कवर करेंगे ये टोटल वैक्सीन? डॉक्टर यास्मीन राशिद से हम दोबारा कोशिश करेंगे राब्ता बहाल करने की। और डॉक्टर नुशीन हामिद पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि ये जो चाइना से वैक्सीन आई है इसकी एफिकेसी क्या है, कितनी इफेक्टिव है
और इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं, जो लोग लगवाना चाहते हैं। क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका कहना था कि ये आप की अपनी मर्जी होगी, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, लिहाजा आपको देख के लगानी पड़ेगी। तो इसके बाद ये सवाल उभरते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। मुझे ये बताएं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या जो लोग ये लगवा रहे हैं वो प्रेफरेबली लगवाएं इसको, या फिर इसके हवाले से एहतियात बरती जाए? हो सकते हैं, मगर जी वो किसी भी आम मेडिसिन के भी हो सकते हैं। मगर इस वैक्सीन के अभी तक जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, उसके साइड इफेक्ट्स में जो इंजेक्शन साइट है उसके ऊपर पेन, थोड़ी सी बॉडी एक्स और हल्का फीवर, ये इस साइनोफार्म वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स रजिस्टर हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। और ये टेम्परेरी होते हैं, सिंपल पैनाडोल वगैरह से ये सेटल हो जाते हैं। और ये साइड इफेक्ट्स अगर आते हैं तो ये एक अच्छा साइन होता है, जो ये बताता है कि ये वैक्सीन काम कर रही है और आपकी बॉडी जो है वो अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसको बिल्ड कर रही है। तो इसलिए ये तो आप किसी दुनिया की किसी दवाई या किसी वैक्सीन के बारे में नहीं कह सकते कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी किसी एक इंडिविजुअल को। मगर जनरली अभी तक इसके जितने भी ट्रायल्स हुए हैं और जितने भी इसकी रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, जो हमारे पास सबमिट की गई हैं, उसमें इसको सेफ डिक्लेयर किया गया है। और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, चाइना में और बहरीन में जो है ये बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल हो रही है। 79% एफिकेसी की रिपोर्ट हमारे पास इदारों की तरफ से आई है, मगर यूएई वाले जो हैं वो इसकी 86% भी इफेक्टिविटी जो है वो हमें बता रहे हैं। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि ये वैक्सीन जो है ये सेफ है और अच्छी क्वालिटी की है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक यही मौकिफ था कि हम जब भी वैक्सीन लाएंगे हम उसकी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम उसकी सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जी ठीक। डॉक्टर यास्मीन राशिद हमने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, मैं ये मवाजना जानना चाहता हूं, जो चाइना से वैक्सीन हमारे पास आई है और जो बरतानिया से वैक्सीन हमारे पास आएगी, ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होगी? देखिए जी, जो साइनोफार्मा है, जो ऑफिशियल फर्म है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है चाइनीज की, ऑलरेडी इनकी वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है दुबई, एमिरेट्स वगैरह के अंदर, और इट इज अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन। जो एस्ट्राजेनेका की है, बेसिकली ये वैक्सीन जो है ये तो प्रोक्योर कोवैक्स वाले कर रहे हैं। हमारी फाइजर से भी, स्पुतनिक वाले सारी वैक्सीन के साथ इस वक्त नेगोशिएशन चल रही है। लेकिन जो 3 हमारी मेन सोर्सेज हैं वो हैं एस्ट्राजेनेका वालों की जो वैक्सीन आनी है हमारे पास, फिर जो कोसाइन फार्मा है जिनके साथ हमने बाकायदा ट्रायल की है पाकिस्तान की हुकूमत ने, उस ट्रायल के तहत वो इंशाल्लाह इसके नतीजे अगले 2 हफ्ते में सारे सामने आ जाएंगे। और वो भी चाइनीज फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की हुई है कि दे विल गिव अस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वैक्सीन। तो इस वजह से वैक्सीन की इंशाल्लाह कोई ऐसी कमी नहीं होनी। जैसे आपको बताया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद फिर जो सबसे वल्नरेबल पार्ट है हमारी सोसाइटी के, वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको लगाई जाएगी, और इसी तरह फिर बिलो एज 65 जो उनको लगाई जाएगी। तो वल्नरेबिलिटी के मुताबिक इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 3-4 माह के अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ वैक्सीन विल बी अवेलेबल टू गिव। डॉक्टर साहब, इसका प्रोसीजर क्या होगा? यही मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जो रजिस्ट्रेशन करानी है लोगों ने, या फिर कोई आप हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई एप्लीकेशन होगी, इसका ओवरऑल प्रोसीजर क्या होगा? जी, इसकी बाकायदा देखिए नादरा के पास सारा डेटा है। अब आप 865 के जितने लोग हैं उनका डेटा लिया जाएगा और उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। 1166 के ऊपर एक इट्स अ नंबर जिससे लोग अपना आईडी कार्ड अगर ऐड करेंगे तो उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई आपको ये वैक्सीन मिलेगी। सो अबव 865 जैसे आपको बताया कट ऑफ पॉइंट है पहले ग्रुप के अंदर। सो दे डोंट हैव टू वरी, किसी को ऐसी परेशान होने की जरूरत है। खुद ब खुद नादरा की हम जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो इस्तेमाल करने लगे। जहाँ तक हेल्थ केयर वर्कर्स का ताल्लुक है, वो हर प्रोविंस में अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं उनकी बाकायदा लिस्टें बना के वो ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट को भेज दी गई हैं अलॉन्ग विद देयर आईडी कार्ड। वो सारा कुछ सबके पास उनके आईडी कार्ड नंबर्स के साथ। तो जैसे जैसे जिनको वैक्सीनेशन मिलती जाएगी उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि दे हैव ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड। तो ये इसके लिए जैसे पंजाब के अंदर कोई तकरीबन
189 सेंटर्स हमने डेवलप किए हैं और हमारे पास वैक्सीन स्टोर करने के लिए भी प्रॉपर रेफ्रिजरेशन का सारा बंदोबस्त हुआ है। और जिस तरह वैक्सीन आएगी इसी तरीके से सबसे पहले हाई प्रायोरिटी एरियाज वो होंगे जिन शहरों के अंदर आपको पता है कि इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है, उनको हाई प्रायोरिटी एरियाज करके, तो इस तरह ग्रेजुअली दो चीजें जो जिनको मेन चीजों को आपने मद्देनजर हम रख रहे हैं, वो एक तो प्रोफेशनल्स जो हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, एक तो वो प्रायोरिटी पे हैं, और फिर जो वल्नरेबल लोग हैं जैसे कि आपको बताया जो बुजुर्ग लोग हैं अबव एज 65, दे विल बी आवर सेकंड प्रायोरिटी। डॉक्टर नौशीन, आपसे जानना चाहूंगा, क्या प्राइवेट सेक्टर को इजाजत होगी कि वो वैक्सीन मंगा सके इस सिलसिले में? अलाउ कर रहे हैं आप प्राइवेट सेक्टर को? जी, गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दे दी गई है कि वो अपने ड्यू प्रोसेसेस को कंप्लीट करके, जो उनकी ड्रैप से रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज हैं और बाकी जितनी भी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरी करके तो वो अपनी दरामद कर सकते हैं। जी, प्राइवेट सेक्टर भी मंगवा सकता है वैक्सीन। लेकिन क्या वैक्सीन इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है, क्योंकि हर डिमांड इतनी ज़्यादा है कि प्राइवेट सेक्टर इजीली उसे मंगवा सकता है? इस हवाले से इंफॉर्मेशन है कुछ? जी, मैं समझती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के पास वैक्सीन प्रोक्योर करने में अभी थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर डील्स जो हैं वो कंट्री टू कंट्री, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रही हैं, और प्राइवेट सेक्टर ने चूंकि कम तादाद में मंगवानी होगी तो शायद ये छोटी अमाउंट्स मंगाने में, इनके ऑर्डर्स को प्लेस करने में थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स पहले कंट्री टू कंट्री जो हैं वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जो हैं वो कर रही हैं, तो थोड़े से 3-4-5 महीने लग सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को मंगवाने। डॉक्टर यास्मीन, आपसे जानना चाहूँगा कि कोरोना की दूसरी लहर ने, आप समझती हैं कि जिस तरह बाकी ममालिक में ज़्यादा तबाही आई है, पाकिस्तान में कंपैरेटिवली उतनी नहीं आई है? जी, तो आपके सामने फिगर्स हैं। फर्टिलिटी रेट जो है तो आपने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मुल्कों के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट, खासतौर पर पंजाब का फर्टिलिटी रेट हैज रिमेन्ड लो। अब तो हम प्लेटो करने के बाद अब हमारी नंबर ऑफ केसेस पंजाब के अंदर कम होना शुरू हो गए और डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है। सो सिचुएशन बहुत अच्छी कंट्रोल में रही। सबसे बड़ी ये बात है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमने स्मार्ट लॉकडाउन करते रहे हैं उसका बहुत फायदा हुआ है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का बहुत फायदा हुआ है, और बहुत स्ट्रिक्ट विजिलेंस जो है वो पंजाब हुकूमत ने रखी जो इन्फेक्टेड लोग थे, ताकि स्प्रेड जो है उसको हम इसको रोक सकें। ठीक। डॉक्टर नौशीन, आपसे जानना चाहूँगा, एक तो हमने देखा कि सीजनल चेंजेस की हवाले से कि जब सर्दी आई तो दूसरी लहर में इजाफा हो गया, अब सर्दी जैसे जा रही है तो हम ये देख रहे हैं केसेस भी कम होते जा रहे हैं, तो इसका जो राब्ता जोड़ा जाता है कोरोना का सीजनल चेंजेस से, इज देयर एनी कोहेजन, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन दैम? देखिए जी, इसमें कोई डायरेक्टली तो मैं नहीं समझती कि कोई है, मगर चूंकि सर्दियों के मौसम में क्लोज स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, लोग ज़्यादा वेंटिलेशन वगैरह को, खिड़की दरवाजे वगैरह बंद रखते हैं घरों में, उस तरीके से सर्दी से बचाव के लिए वो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती है, क्राउडिंग होती है, लोग ज़्यादा इकट्ठे मिलके बैठते हैं, तो उसकी वजह से इसका स्प्रेड ज़्यादा हो सकता है। और दूसरी बात ये कि मगर मैं ये जो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो स्मार्ट लॉकडाउन और जो दूसरी पॉलिसीज अपनाई हैं, इस वक्त मैं समझती हूँ कि वो भी कोरोना वायरस को रोकने में उनका भी एक मौसर किरदार रहा है। डॉक्टर यास्मीन, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करना है, वो सूबे में मेडिकल कॉलेजेस की नंबर ऑफ सीट्स के हवाले से जो इशू चला, प्रोपोगेंडा भी होता रहा, तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं, कोई कमी आई है इस पे? नहीं जी, बिल्कुल कोई किसी की सीट को कोई कमी नहीं आई। तकरीबन 345 सीटें जो हैं, सूबा जो है हमारा, बाकी सूबे जितने हैं उनको उनका कोटा मेंटेन किया हुआ है। जितनी एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स पिछले साल थी, आज भी उतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। जितनी हमने गिलगित बल्तिस्तान को देनी थी वो भी उतनी ही सीट्स मौजूद हैं। ये मेरा ख्याल है, ये जो बगैर किसी एविडेंस के इस तरह की जब बातें आती सामने, ऐसी लोगों के अंदर शक व शुबा पैदा किया जाता है, कोई सीट में किसी किस्म की कमी नहीं आई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। आप दोनों ने हमें बताया कि SOPs क्या होंगे, प्रोसीजर क्या होगा वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के हवाले से।
आम लोगों तक कब ये मुयस्सर होगी, चाइना से कितनी आ रही है, हमने बरतानिया से क्या मुआहदा किया है, तमाम तफसीलात आगाह करने के लिए आपके मशहूर हैं। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद बताएंगे इस्लामाबाद में एक ऐसा सानिया हुआ जिससे VIP कल्चर, ये प्रोटोकॉल, 4 बंदों की जानें ले ली उस सानिया ने, और वो 4 बंदे यहाँ पे रोज़गार की तलाश में आए थे। ये तमाम स्टोरी बताते हैं आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब जिक्र करेंगे वफाकी मुहतसिब बराए हरासगी कशमाला तारिक के काफिले ने 4 मासूम जानों को ज़िया कर दिया, 4 मासूम लोगों की जानें ले ली। वो लोग जो ANF का टेस्ट देने आए थे और बेचारे वापस जा रहे थे, इस दौरान इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे जो है वहाँ पे ये हादसा पेश आया जब प्रोटोकॉल में लैक्सस फॉर्च्यूनर गाड़ियों ने मेहरान को रोन डाला। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा वो फुटेज दिखाएं किस तरह बेदर्दी के साथ टक्कर मारी गई कि मौके पे ही चारों लोग जो हैं बेचारे यंग थे सारे के सारे, और वो जान बहक हो गए इस हादसे में। इसके बाद FIR इसके हवाले से काटी गई जिसमें कशमाला तारिक के बेटे को नामजद किया गया, और उसके बाद आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इसका नोटिस लिया और साथ ही हदायत कर दी कि जो वफाकी वुज़रा हैं उनके प्रोटोकॉल को चेक किया जाए कि उसमें कितनी गाड़ियाँ हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब रेड सिग्नल था तो 100-150 की स्पीड पे ये गाड़ियां आ क्यों रही थी, ये तमाम वाकया क्या हुआ, इसकी डिटेल जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जुल्करनैन हैदर साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ARY से इनका ताल्लुक है। साकिब सैयद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो GTV में जो है क्राइम स्टोरीज कवर करते हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। जुल्करनैन, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप वहाँ जाए वकूआ पे भी मौजूद थे, एग्जैक्टली हुआ क्या है ये जो इतनी हाइप क्रिएट हो गई है इस वाक़े की, और एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि प्रोटोकॉल की गाड़ियों ने आम शहरियों की जिंदगियां रोन दी। देखिए, बुनियादी तौर पे हुआ तो ये है कि एक तो ओवर स्पीड थे, दूसरी बात ये थी कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जिसके पास पावर होती है ना, तो फिर वो ये रोड पे भी चल रहा होता है तो ये समझता है बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं और सड़क भी हमारी है, इस पे सिर्फ हमने ही चलना है। अब इशारा बंद था, चाहिए तो ये था कि इशारे पे रुक जाते, लेकिन क्योंकि दूसरी साइड का इशारा खुला हुआ था तो उन्होंने गाड़ी गुजारने की कोशिश की। अब गाड़ी का अगर आप बगौर जायज़ा लें तो इस गाड़ी ने कहीं से भी हल्का सा साइड भी मारने की कोशिश नहीं की, कि एक बचाने की कोशिश होती है कि जी बचाते बचाते हादसा हो गया। जो गाड़ी है वो बिल्कुल फ्रंट से लग रही है, जो इनकी गाड़ी है XW077, उससे आपको आइडिया ये होता है कि इसका तो मतलब ऐसे लगता है कि जैसे जाके बंदा सीधा एक टारगेट करता है जाके मारता है, इस तरीके से वो गाड़ी लगी है। प्रोड्यूसर साहब वो फुटेज जरा चलाएं, जो फुटेज जिस तरह से हिट की है। जी, वो उस फुटेज में आप देख सकते हैं कि उस लेक्सस गाड़ी का आप फ्रंट सिर्फ चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस गाड़ी ने हल्की सी भी मोड़ नहीं काटी कि मैं बचा लूँ, चलो कुछ बचत हो जाए, और स्पीड इतनी ज़्यादा थी इसी वजह से वो बच नहीं सके, क्योंकि 200 फुट तक आप जो ब्लड के निशानात हैं वो देख सकते हैं। और वहाँ पे दूसरी बात ये है कि जी सवाल ये हो रहा है कि जी कशमाला तारिक साहबा ने भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि जी उस ड्राइवर चला रहा था, एक लम्हे के लिए मान लें कि ड्राइवर चला रहा था, क्या आपकी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि आप वहाँ पे खड़ी होती, आप ज़ख्मी को उठाती, हॉस्पिटल लेके जाती, उनका इलाज कराती, आप भागे क्यों हैं? जब आप गिल्टी नहीं है तो फिर आप क्यों भागे हैं? दूसरी बात यह है कि CCTV फुटेज देख लें, उसमें हर चीज़ जो नक्शा बना हुआ है उसके मुताबिक हर चीज़ें तो इनके अगेंस्ट हैं। अब ये कहते हैं कि जी नहीं ये ड्राइवर था, अब ड्राइवर बेचारे को फंसा दिया है, वो बैठा हुआ है, कल से उसका नाम भी नहीं है FIR में। भाई मुद्दई ने तो नामजद कर दिया इनके बेटे को। अच्छा, ये बेटे को नामजद किस तरह किया, ये वाली स्टोरी पे मैं आता हूँ। साकिब, मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या इतलात हैं, उस टाइम सिग्नल रेड था और गाड़ी की कितनी स्पीड थी जिसने मेहरान को हिट किया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये चारों जो लोग थे उसमें बैठे हुए वो जाँ बहक हो गए और 2 जख्मी भी हुए।
शुक्रिया कंबर भाई। जैसे कि ये कल रात को काफी अफसोसनाक वाकया सामने आया है। चार जो लड़के थे जो उसी टाइम टक्कर लगने के बाद वो चारों जो थे वो फौत हो गए। जैसे कि सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि इशारा बंद है, क्योंकि जब वो उनके पीछे जो लेक्सस गाड़ी थी जो बकौल वो उनका ड्राइवर चला रहा था, वो आप देख सकते हैं जिस स्पीड से आ रहे थे, वो जिस स्पीड से मेहरान को मारा है ऑन द स्पॉट। चारों जो बच्चे थे जो एनएफ के टेस्ट के लिए आए हुए थे, एक ख्वाहिश लेके आए थे कि माँ बाप इंतजार करें। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटा अभी टेस्ट पास करेगा, वो इंतजार में थे। इन चारों को मार दिया था वहां पे। उसके साथ एक मोटरसाइकिल किराएगीर को भी जख्मी किया है। अच्छा, वीडियो जो बनाई गई ना 1 मिनट 28 सेकंड की, उसमें बाकायदा जो लड़का है उसको हटा रहे हैं कि आप वीडियो ना बनाए, और दूसरी जानिब वो कह रहा है चीख भाई वो उस टाइम पे भाग रहे थे, उसका बेटा और वो जो दूसरे साहब थे वो उस टाइम पे यहाँ से भाग रहे थे। तो उस वीडियो में बंदा कह रहा भाई आप लोग कहाँ भाग रहे हो, आपने बंदे मार दिए हैं। उस टाइम वो कुछ ज्यादा बंदों का कह रहे थे, मगर उस टाइम 4 जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। फिर उसमें वो ये भी कह 1122 को बुला लें, वो बंदा खुद कह रहा है जो वीडियो बना रहा है। और जो बाकी जो जिन लोगों ने गाड़ी मारी थी बिल्कुल खामोश हो, भागने की सोच रहे थे। तो उस वक्त पे ठीक। जुल्करनैन ये भागे क्यों? आज मैं कशमाला तारिक साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि ये कोई प्लान वाकया नहीं है, ये एक हादसा हुआ है, हम तेज जा रहे थे, टक्कर लगी और बंदे मर गए। मैं खुद भी माऊँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जैसे ही वाकया हुआ उसके बाद ये इनके शौहर साहब फौरन फरार हो गए अपने बेटे को लेके, और ड्राइवर बेचारा वहीं पे खड़ा था। ड्राइवर सिर्फ खुद नहीं खड़ा रहा, ये ड्राइवर को वहीं छोड़ कर गए और ये इन्फॉर्म करके गए कि भाई आपने ही कहना है कि जी गाड़ी मैं चला रहा था। ड्राइवर वहाँ पे खड़ा रहा, गाड़ी वहीं पर थी और ये चले गए। और होता ये है कि मौके से इसलिए भागते हैं कि ताकि हम गिरफ़्तार ना हो सकें, बाद में हम ज़मानत करा के अपेयर हो जाएंगे पुलिस के सामने और फिर सिफारिशें भी होंगी और फिर हम बच भी जाएंगे। भागने का मकसद सिर्फ एक ही होता है, और वो आप देख लें कि आज कशमाला तारक साहिबा के जो बेटे हैं उन्होंने अबूरी ज़मानत भी अपनी करा ली है। ठीक है जी, पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकी। सारा दिन जो है पुलिस कहती रही कि जी हम कोशिश कर रहे हैं गिरफ़्तारी की, मगर अभी जो इस वक्त मेरे पास खबर आई है कि उसने ज़मानत करा ली है। और कशमाला तारक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ज़मानत कंफर्म होने के बाद ही की है, कि जब उनको पता चला है कि अब उन्हें ज़मानत मिल चुकी है तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो इंतज़ार कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बेटे को नामजद किस तरह से FIR में हुए? अच्छा देखें, जो ज़ख्मी है ना उसने ये कहा है कि जी क्योंकि मैं तो ज़ख्मी था, बट वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि जी गाड़ी जो है ये लड़का चला रहा था और ये कशमाला तारिक का बेटा है। ठीक है जी, जो वफाकी मौसे भी होती हैं उस बेस पर उसने नामजद किया है। अब पुलिस का ये होता है कि जो भी एप्लीकेशन उसमें जिसका भी नाम लिखा हुआ हो, पुलिस उसके मुताबिक बाउंड होती है, उस एप्लीकेशन के मुताबिक वो FIR दर्ज करती है। ये बाद में तफ्तीश होती है कि आया कि वो था या नहीं। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अजलान जो है वो पुलिस को मतलूब था जिसने ज़मानत करा ली है। ड्राइवर भी मतलूब नहीं है, ना ही वकास खान मतलूब हैं, और कशमाला तारिक का उन्होंने पहले ही जिक्र नहीं किया था कि भी वो मतलूब है। तो अब सिर्फ अजलान तक है, वो मामला वैसे भी अब। अच्छा, एक और सवाल आपसे ये करना चाहूँगा। आज नाज़रीन हमने इस पूरे वाक़े के हवाले से पुलिस को इंगेज करने की कोशिश की। हमने हमजा शफकात साहब से रब्ता किया कि वो हमें इस हवाले से मौक़िफ़ दें और इस हवाले से क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन आप देखते रहते हैं कि हमजा शफकात साहब फ़ौरन रिस्पॉन्सिव होते हैं और बड़े नोटिस भी लेते हैं। लेकिन इस मामले पर पुलिस सामने क्यों नहीं आ रही जुल्करनैन साहब? पुलिस इसलिए सामने नहीं आ रही कि प्रेशर बहुत हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर नोटिस ले चुके हैं, तो हम कोई ऐसी बात ना कर दें जो हमारे लिए और भी मसाइल बने। तो पुलिस की कोशिश यही होती है कि ऐसे मौक़ों पे मीडिया का सामना ना ही करें कि नई से नई कोई बात ना आ जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पुलिस के पास इस बात का तो जवाब है ही नहीं कि भाई आपने क्यों नहीं अब तक गिरफ़्तार किया जब एक नामजद है। अब ये अगर कोई आम सा बच्चा होता तो कब का गिरफ़्तार हो चुका होता। लेकिन वो आपको पता है ये डिले टैक्टिस होते हैं, मौका दिया जाता है कि भाई आप ज़मानत करा लें, उसमें फिर आपको शामिल तफ्तीश करेंगे, वो बता देगा जनाब मैं नहीं था। ठीक है जी, और उसके बाद वो मुद्दा फिर ड्राइवर पे ही चला जाएगा और फिर यही होगा जो लवाकिन है उनसे बात करेंगे कि जी हादसा हो गया है, सुलह कर लें, आपको ख़र्चा दे देते हैं, जो हमारे यहाँ होता है।
और वही होगा, वसूलानामा आ जाएगा और पेश हो जाएगा, बात ख़त्म। साकिब मुझे ये बताएं, एक तो पुलिस इस सिलसिले में रिलक्टेंट है बात करने से, दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या एफआईआर में नामजदगी के बाद पुलिस छापे मारती है गिरफ्तारी के लिए, 24 घंटे से जायद हो गए हैं कि गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन अभी हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है, जुल्करनैन बता रहे हैं कि अबूरी ज़मानत जो है वो करवा ली गई है। तो आपने बीइंग रिपोर्टर पुलिस से ये पूछा कि इतनी बड़ा वाकया हो गया जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिस पे वजीर आजम नोटिस ले रहा है, तो ये क्या बड़े शख्स का बेटा था, तो बड़ी शख्सियत का बेटा था, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई? जी ये तो बिल्कुल साफ सी बात नजर आ रही है। हमारे जुल्करनैन साहब भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल पता लग रहा है कि बड़े जो साहब के बेटे हैं या शोहर हैं, तो वो उनको तो आपको पता है पाकिस्तान में बड़ी रजिस्ट्रेशन मिलती है। ये वाकया आपको पता है रात हुआ 1:30 बजे, मतलब ये रात को वाकया हुआ है, और आपको पता है एफआईआर भी सुबह हुई है। उसके साथ साथ हमें एफआईआर की कॉपी मिलना इतना मुश्किल हो गया था कि हम काफी मतलब हम नहीं ले सकते थे। यहाँ तक कि रमना जो थाना रमना लगता है उस इलाके को, वहाँ पे हमने कॉलिंग की है, कॉल पे तो बिल्कुल हमें डिटेल्स नहीं मिल रही थी कर रहे थे जी। हम बाकायदा वहाँ पे गए और हमने तस्वीरें जो बाद की तस्वीरें जो लेक्सस गाड़ी खड़ी है, उसकी गाड़ी खड़ी, हमने तस्वीर लेने के बाद ही हमने अपनी ठीक साकिब आप सही कह रहे हैं कि जब हाई प्रोफाइल केस होता है मुश्किल से मिलती हैं। जुल्करनैन साहब आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर हम अगले सेगमेंट में जाएंगे। मुझे ये बताएं कि कशमाला तारिक एक इसके हवाले से कह रही हैं कि उनके खिलाफ एक कैंपेन रन की जा रही है और उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है। आप समझते हैं कि हम उनका बैठे हुए मीडिया ट्रायल कर रहे हैं? यहाँ पे हम दोनों बैठे हुए साकिब को बिठाया हुआ साथ। अब मुझे एक बात बताएं, नैब ने जो 12 करोड़ का खाता खोला है, क्या वो मीडिया ने खोला है? वो 12 करोड़ रुपए किस मद में इनके पास हैं? क्या वो हमने वो किया है? ये हादसा जो है जी ख्वाजा आसिफ के अकाउंट से ये जो हादसा हुआ है, क्या ये भी मीडिया ने पहले अरेंज किया हुआ था कि ये हादसा करेंगी और इस तरीके से होगा? देखें, कुछ चीज़ें जब होती हैं तो मीडिया रिपोर्ट करता है और उस पर बात करता है। मसला यही है कि वो कहते हैं कि मीडिया बात क्यों करता है हमारे हवाले से। अशरफिया जो है वो ये कहते हैं कि जी हमारे वाले से बात ना करें, बाकी जिसको मर्जी आप बात करें। देखें, हादसा हो गया, मान लिया कि आपने जानबूझ के नहीं किया, भाई आप भागे क्यों ऐसी, इस बात का तो जवाब दे दें। इस बात का जवाब बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नाज़रीन। और ये अलमिया है, अगर साबिक एमपीए मजीद खान अचकजई वाले वाक़ये की बात की जाए, जिन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को रोन दिया था अपनी गाड़ी के तले, और हमने देखा फिर उस वाक़ये में उनकी ज़मानत भी हुई और उसके बाद फिर अदम शवाहिद की बुनियाद पर उनको छोड़ भी दिया गया। तो ये कुछ हमारे मुल्क में होता है, लेकिन हमारा काम है कि अपनी सहाफ़त के ज़रिए, अपने इस प्रोग्रामों के ज़रिए इस चीज़ को हाईलाइट करना कि कानून के कटहरे से कोई भी बाहर नहीं है। और वज़ीर आज़म ने भी इसका नोटिस लिया है, ये एक अच्छी बात है। प्रोटोकॉल्स को देखें जितने भी गुजरे हैं। हम एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद फिर डैनियल पर्ल का जो इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है उस पर जिक्र करेंगे, बात करेंगे साबिक जस्टिस से। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे अब डैनियल पर्ल केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला सुनाया और उस फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील आई। उस नज़रसानी अपील पे आज समाअत हुई है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि डैनियल पर्ल के जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं उनको बरी कर दिया गया था शक का फ़ायदा देते हुए, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने डाइसेंट किया था और उसकी वजूहात के हवाले से उन्होंने कहा था तफसीली फ़ैसला जारी किया जाएगा। आज जो नज़रसानी की, इस पर फिर विफाक ने और सिंध ने दोनों ने नज़रसानी की दरख्वास्त की, और फिर हमने ये देखा कि इस पर अमेरिकन प्रेशर भी बिल्ड हुआ। अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट्स आई कि इतना हाई प्रोफाइल मुल्ज़िम है, इसको पाकिस्तान को पकड़ना चाहिए, इसको इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर हमने देखा इस नज़रसानी दरख्वास्त में आज जो ऑर्डर जारी हुए हैं उसमें कहा गया है कि जो इसके मरकज़ी मुल्ज़िम हैं अहमद उमर शेख साहब,
उनको डिटेंशन में रखा जाएगा, 2 दिन जेल में रहेंगे और जेल में उनको सहूलियात फराहम की जाएंगी, और डिटेंशन में भी जो रहेंगे वो उसमें सरकारी जो है उनको रेस्ट हाउस दिया जाएगा, उनको फैमिली से मिलने की इजाज़त होगी। बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। इस हाई प्रोफाइल केस के हवाले से जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिस तरह से ये केस चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। शाइक उस्मानी साहब एक जस्टिस हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाइक साहब हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। शाइक साहब, कितना ऑफन है ये कि एक सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे, नजर सानी जो है अपील में जाए ये मामला, और नजर सानी अपील में एक छोड़ा गया मुलजिम उसको डिटेंशन जो है सुप्रीम कोर्ट दोबारा कह दे विफाक के कहने पे या अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पे? किस तरह से देखते हैं इस केस को? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जितने फैसले होते हैं कोर्ट में वो एविडेंस के बिना पे होते हैं। एविडेंस के बिना पर उमर शेख को एक्विट कर दिया गया था और उसको फ्री कर दिया गया था। अब वो उसके बाद फिर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ अमेरिका से। तो अब अमेरिका जब उनके पास कोई हमारा आदमी होता है, वो क्या मोहतरमा क्या थी, फौजिया सिद्दीकी, क्या नाम था उनका, जो आफिया सिद्दीकी जी हाँ, वो देखिए उसको कहते हैं ये तो हमारी कोर्ट ने फैसला किया है, हम क्या कर सकते हैं। हम जब हमारी कोर्ट कोई फैसला करती है और हाईएस्ट लेवल पे फैसला करती है तो उसको वो समझते हैं ये सही नहीं है और जो वो चाहते हैं वो हो रहा है। तो उन्होंने यकीनन हमारी हुकूमत पर प्रेशर डाला कि आप कुछ करें इसके मुतालिक, और इसके मुतालिक मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल साहब ने, बल्कि अटॉर्नी जनरल को तो कोई राइट ही नहीं था अपियर होने का, बिकॉज अटॉर्नी जनरल तो फेडरेशन पार्टी नहीं थी इसके अंदर। क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी उसको इजाजत दी गई और वो भी घबरा रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे अटॉर्नी जनरल साहब। लेकिन बहसूरत मेरे ख्याल में इनडायरेक्टली मेरे ख्याल में उन्होंने कहा होगा कि देखिए इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कि हम कुछ करें, तो उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि उसको डिटेंशन में रखा जाए। लेकिन बहसूरत एविडेंस के लिहाज से उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस होती तो यकीनन उसको सजा मिल गई होती। तो मुसीबत तो यही है ना कि जब हमारी बारी आती है तो दुनिया ये कहती है कि जी आपके फैसले कोर्ट के गलत होते हैं, जब हमारा कोई आदमी वहाँ होता है तो वो कहते हैं कि नहीं हमारे कोर्ट के फैसले सही हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमको हमारी कमजोरी है, उसकी वजह से हमें नुकसान होता है। जस्टिस साहब, ये बेनिफिट ऑफ डाउट जो शक की बिना पे फ़ायदा दिया जाता है, इसमें अमूमी तौर पर ये देखा जाता है जितना भी हाई प्रोफाइल मुलजिम हो, अगर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सही तरह से नहीं हुई उसके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाता है। और बारहा हम केसेस में ये देखते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद कवर करता हूँ कि अक्सर जो है बाद में ये होता है कि असल मुलजिमान ये थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन चूँकि सही काम नहीं करती, इस वजह से वो मुलजिमान छुट जाते हैं। तो आप इसमें प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसे वाक़यात ना हो, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रोसिक्यूशन जो भी हो, लेकिन एक मामला कोर्ट के सामने गया, एक नहीं 2 कोर्ट के सामने गया और कोर्ट एक खास नतीजे पे पहुंच गई। गलत या सही, उस कोर्ट का फैसला सही समझा जाना चाहिए। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है। प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं वो आमतौर से सिफारिशी प्रोसिक्यूटर्स होते हैं और अपना काम सही नहीं करते। तो ये भी होता है, ये अपनी जगह पर, लेकिन जो भी निज़ाम है उस निज़ाम के तहत एक फैसला होता है, उस फैसले को मेरे ख्याल में हमको विथस्टैंड करना चाहिए और हमको कहना चाहिए कि जो हमारी कोर्ट ने ये फैसला किया और हम ये समझते हैं कि ये सही फैसला है और हम इस पे यकीन करते हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, डिप्लोमेटिक प्रेशर, और उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। शाइक उस्मानी साहब अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है तो उस कोर्ट के फ़ैसले आज़ाद अदलिया के फ़ैसले हैं और उनको बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए। अगर कोर्ट की जानिब से कोई बात की गई है तो उस बात को उसी तरह लेना चाहिए जिस तरह से आज़ाद अदलिया के फ़ैसले को लिया जाता है, उस पर प्रेशर नहीं बिल्ड होना चाहिए। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे एक नए टॉपिक के साथ। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।